तुमने क्यों इसे किडनैप किया? शेरदिल, वो मुझे चाहिए, इसे मेरे पास भेजो। इसकी बात पर शेर की नीली आंखों में लहू उतर आया था। नामुमकिन। तुम्हें मैंने रोका था, एक बार नहीं बार बार, कि अगर इस लड़की के बारे में कुछ भी ऐसा सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेरदिल सिगरेट का कश लेता बर्फीले लहजे में धाड़ा था। तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है इसका भाई क्या करता फिर रहा है? इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो चुका है। तकरीबन सारी शिपमेंट कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ वो गैंगस्टर मिले हुए हैं जो हमारे सारे क्लब पर रेड पड़वा चुके हैं, और मैं बैठा तुम्हारे कहे पर अमल करता रहूं? पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। इस समीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम बेहतर है कि इस लड़की को छोड़कर अंजलिना के बारे में सोचो। तुम्हें अपने साथ पार्टनरशिप में शराकत के लिए ऐसे नहीं कहा मैंने। मैं चाहता हूँ तुम मेरे दामाद बनो और इस बिजनेस को मजीद तरक्की तक पहुँचाओ। जबकि इसके हुक्म सादर करते अंदाज पर शेरदिल तमस्खर बड़ी मुस्कुराहट से इसे देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, क्या वाकई तुम्हारे कहे की मेरी नजर में अहमियत है? अंजलिना के बारे में सोच भी नहीं सकता बॉस, और इस लड़की को छोड़ भी नहीं सकता। इसे छोड़ दूंगा ये तुम्हारा वहम है। बेहतर है कोई और ढूंढो अपनी बेटी के लिए, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है। रही बात पार्टनरशिप की, तो वो अब तुम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। अगर कर भी दो तो मैं तुम्हारे खुफिया अड्डों से अच्छे से वाकिफ हो चुका हूँ। इस सूरत में मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बॉस अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। आगाह कर रहा हूं कि अब जो तुम आसानी से समझ सको। शेर ने उचटती नजर इस पर डाली और टेबल को पांव से धकेलता चला गया। जबकि कमरे से निकलती अंजलिना शेरदिल की बात सुनकर ठटकी थी, फिर गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर इसकी तरफ बढ़ी थी। वो क्लब नमा हॉल था। मैं आई तो अपने बाप को खड़ा पाया, जबकि शेरदिल अपना सुनाकर वहां से चला गया था। ये क्या बकवास कर गया है डैड? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की? आपने बहुत बड़ी गलती की इसको साथ मिलाकर। अब ये हमें ब्लैकमेल करेगा। अंजलिना का बस नहीं चल रहा था कि शेरदिल के दिल में गोली चला देती। तुम फिक्र मत करो, मैं बस जैसा कहता हूँ ना वैसा करो। सबसे पहले तो एसएसपी समीर को लगामें खींचनी है, फिर शेर से भी निपट लेंगे। बॉस कुछ सोचकर बोला, सगार लबों में दबाए अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। जबकि पास खड़ा अख्तर इसकी बात सुनकर अलर्ट हुआ था। अहमद हसन, महम, समीर और कमाल साहब इस वक्त अपार्टमेंट के लॉन्च में बरशुमान थे। शेर और बॉस के दरमियान हुई गुफ्तगू वो सुन चुके थे। दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी, जिसमें बॉस को आसानी से देखा जा सकता था। शेर की आवाज सुनी जा सकती थी। शेर ने शर्ट के बटन में खुफिया कैमरा लगा रखा था, जिससे वो हमेशा अपने और बॉस की गुफ्तगू और वीडियोस रिकॉर्ड करता था। हमेशा की तरह इस बार भी वो सब मीटिंग में बैठे इत्मीनान से इनकी गुफ्तगू सुनकर अगला लाहे अमल तैयार करने के लिए मौजूद थे। इस दौरान कोई सुकून से बैठा था तो वो अहमद था। जबकि समीर का पारा हाई हो चुका था, तो सुर्ख आंखों से अहमद को घूर रहा था। अहमद लब दबाए ऐसे बैठा था जैसे समीर ने कुछ सुना ही ना हो। ईमान कहाँ है? समीर की भारी सरसराती आवाज गूंजी थी। जहाँ इसे होना चाहिए था। तुमने शेर से किडनैप करवाया, जबकि इसकी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। तुम जानते हो कि शेरदिल मुझे जहर से भी बुरा लगता है। इसे मैं चुटकियों में उठाकर थाने में बंद कर दूं। जो गुंडा कम सिफाक ज्यादा है। इसकी सिफाकियत पूरा शहर जानता है। मैं रुका हूं तो किसी वजह से। अब मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, और इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से जाया करना पसंद करूंगा। समीर बिभड़ा और शेर बना धाड़ा। इसे गम खाया जा रहा था कि इसकी मानों को शेर ने अगवा किया, वो भी अहमद के कहने पर। जबकि दूसरी जानब हसन के दिल का बोझ हल्का हुआ था कि शुक्र है वो उसके बताए बगैर सब जान गया। अब अहमद की वार्ड लगता देखना चाहता था। भाई दोस्ती एक तरफ, अहमद ने मासूम ईमान के साथ कैसा खेल खेला था। वो बेचारी इसकी चालाकियों से बेखबर थी। वो यहाँ ईमान के साथ ज्यादती की थी। अहमद ने इसे शेर के हाथों अगवा करवा कर इसे अपनी भाभी पर तरस आ रहा था, जो इसकी देव के शिकंजे में थी। अच्छा हुआ था समीर को मालूम पड़ गया था। हसन ने सोचकर गहरा सांस भरा, फिर इनकी तरफ मतवजा हो गया। यहाँ आप गलती पर हैं साले साहब। शेर के खिलाफ अभी तक सबूत नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वो आजाद घूम रहा है। जबकि समीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था।
तभी अपनी जगह से उठा और समझने का मौका दिए बगैर अहमर के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया, जहां हसन के दिल को ठंड पड़ी थी। वहीं महम और कमाल साहब बुखलाए थे। अहमर ने मुस्कुराती नजर समीर पर डाली और ढीठों की तरह आंख दबाकर मजीद सीख पाक करे डब्बे से टिश्यू निकालकर नाक से निकलती हल्की सी खून की लकीर को साफ किया था। पूछिए इससे बाबा, कहाँ है ईमान? वो दूसरा मुक्का मारने लगा कि कमाल साहब ने हाथ पकड़ लिया था। जब समीर गुस्से से अहमर को देखकर कमाल साहब से बोला था, ईमान बाहिफाजत है और अपने शोहर की निगरानी में है। अहमर ने समीर की तरफ देखकर कहा था। अहमर की बात पर इसे हौसला मिला था कि वो शेर से भी नावाकिफ नहीं था। वो जानता था कि टॉर्चर करना और धमकाने में शेर माहिर है। ये काम करते हुए वो कितना एंजॉय करता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे शेर ईमान के आसपास दिखा या मेरी मासूम बहन को डराने धमकाने की कोशिश की तो इसी वक्त इसे शूट कर दूंगा। समीर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा था। अब इतना भी वो बुरा नहीं है साले साहब, इसकी वजह से तो हम बॉस का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। अहमर, कमाल साहब ने टोका कि समीर अब फिर इसकी धुलाई के लिए आगे बढ़ा था। हसन का हंसी जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हो चुका था। वहां बेचारी रोनी सूरत बनाई बैठी थी, जबकि अहमर का बस नहीं चल रहा था। हसन के लाल चेहरे को अपने मुक्कों से सुजाकर मजीद लाल नीला कर दे, और वैसा करने का इरादा बांध चुका था। हसन ने इसको संजीदा चेहरे से खुद की जानब तकता पाकर कंधे उचकाए थे, जैसे कहा हो कि देख लो मैंने तो अब नहीं बताया, फिर भी भाई साहब सब जान गए, वो भी तुम्हारी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि वीडियो दिखाने वाला खुद अहमर साहब ही तो था। जहां बॉस ने ईमान का शेर से पूछा, वहीं सबके कान खड़े हुए थे कि अहमद दुरानी ज्यादा नहीं तो एक मुक्का अपने साले से जरूर खाएगा। मजीद अहमर को सताता जब इसे कॉल आई थी। समीर फोन की तरफ मतवज्जा हुआ था। आगे से जो खबर इसे मिली, एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इसके सख्त असरात देखकर सबको गड़बड़ का एहसास हुआ था। सब अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हुए थे। जब वो दूसरी तरफ इनकी खबर सुनकर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। जो शैतान से तवक्को रखी हुई थी ना, इस पर पूरा उतरा है। समीर भारी आवाज में बोला, क्या हुआ? सोमी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ठीक है वो। शुक्र है अख्तर का जिसने हमाम में बर वक्त बताया था। महम ने कहा तो सबने इसकी बात पर मुत्फिक हुए थे। जब समीर अहमद की तरफ मुड़ा, इसे नजर ही नजरों में शेर को बास रखने का कहकर फौरन निकला। इसकी जान का रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। माल साहब इनको अगले अमल में मोहतात रहने का कहकर चले गए थे। पीछे वो तीनों एक साथ कुर्सियों पर ढहसे गए थे। सूरज से अहमद ने हसन की गर्दन में बाजू डालकर दबाया था। अब बता, बड़ी बाछें खिल रही थी तुम्हारी। अहमद गुस्से से बोला था। छोड़, जालिम भाभी पर जुल्म कर कर सुकून नहीं मिला तुम्हें। महम तुम जाओ जरा, मैं इसे सेकूं अच्छे से। अहमद महम का परेशान चेहरा देखकर बोला था। नहीं महम, प्लीज जाओ, रुको, जिलाद को मुझे वाकई मार देगा, तुम भरी जवानी में बेवा हो जाओगी। हसन फंसी फंसी आवाज में बोला था, जबकि अहमद इसकी नौटंकी देखता रह गया था। अहमद मत छोड़ना इसे, महम मुस्कुरा कर कहती वहां से वॉकआउट कर गई थी। देख यार, दोस्त हैं हम, और मैं तुम तो मेरे साले प्लस भाई प्लस दोस्त हो ना। हसन इसके मुक्कों पर वास्ता देने लगा था। फिलहाल तुम मेरे दुश्मन हो। अहमद ने इसको खींचकर पंच मारा था। यार मेरा कसूर क्या है साले? हसन भौंकचा रह गया और महम का हवाले से साले साहब को रिश्ते में जता गया था। कसूर ये है कि तू हंस रहा था, जबकि तुझे मेरी मदद के लिए आना चाहिए था। तू बहुत बहुत बड़ा कमीना है। समीर भाई को गुस्सा भी तो तूने ही दिलाया था। यही तो मसला है कि इसके गुस्से का शिकार मैं अकेला हुआ और तू बच गया, पर अब मुझसे नहीं बचेगा। अहमद बगैर सुनित की धुलाई कर शर्ट और बाल ठीक करता इसको कराहता देख जहरीली मुस्कुराहट से हसन के बाल संवारे थे, जो बड़बड़ा रहा था। चल अब तुम आराम कर मेरा बच्चा, जख्मों पर कुछ लगवा लेना। अहमद इसके माथे पर बोसा देता प्यार से गाल थपथपा कर इस पर नमक छिड़कर चला गया था। महम, जालमों की सरदारनी, चंगेज खान की चाची, नुयान की जालम बहन। यहाँ नुयान अहमद को कहा जा रहा था। जिन्नों की मलका, इनकी नानी दादियों की कनीज, अल्लाह पूछे तुमसे
अपने इकलौते शौहर को देव के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया, अब जख्मों पर मरहम रखकर बीवी होने का फर्ज भी अदा करो। हसन की दुहाइयां रोज पर थी। जब चमकते चेहरे से महम बालों को तोड़ मरोड़ कर जूड़ा कम कचूमर ज्यादा बनाए इसके सामने कुर्सी पर बैठी, कोहनियां टेबल पर टकाए हाथों के प्यालों में अपना सलोना मुखड़ा भरे टुकर टुकर इसे देख रही थी। ज्यादा मारा है मेरे भाई ने, मासूमियत की इंतहा या कत्ल? पर हसन के जख्मों पर सुर्ख मिर्चें पड़ी थी कि वो बिलबिला उठा था। महम, तुम मुझे कमरे तक ले चलोगी? इसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई थी। हाँ हाँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ। वो उठी और मुस्कुराते हुए इसे सहारा देकर खड़ा किया। इसे यकदम इतना करीब आने पर काफी झिझक महसूस हुई थी। हसन का इसकी कमर में हाथ डालना इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। ऊपर से इसकी ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू। महम को लम्हे में अपने और इसके बीच रिश्ते का एहसास हुआ था, जबकि हसन दर्द बर्दाश्त करने में लगा हुआ था। अब ले चलोगी? हसन झुंझलाया था। महम होश में आई, उसे सहारा दिए कमरे में ले आई थी। बेड पर लेटते इसकी करह निकली थी। महम को अफसोस हुआ था इसकी हालत पर, जबकि अंदर ही अंदर हसन मुस्कुरा रहा था कि मौका मिल गया था महम से खिदमत करवाने का। इसे इतना भी दर्द नहीं हो रहा था जितनी कि वो एक्टिंग कर रहा था। अम्मा हमने इसे सही करके तकिए पर लटाया, कंबल इस पर दुरुस्त कर पलटी। तुम कहाँ जा रही हो? हल्दी वाला दूध बनाने। इसके कराने पर वो खासी परेशान हो चुकी थी। अच्छा, वो भी ले आना, पहले मरहम तो लगा, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। जबकि दिल में वो अहमर का मशकूर था जिसने मौका दिया था महम के करीब आने का। उसे सुनहरी मौका फराहम कर जा चुका था। अब कम से कम 2-3 दिन तो बनते थे इसके आराम के। हाँ, मैं ले आती हूँ। इस वक्त महम इसे अपनी अपनी सी लगी थी। बीवी जो थी अपना तो लगना ही था, पर अभी कुछ घरेलू हुलिया में इसकी केयर करती। काफी प्यारी और सुगड़ लग रही थी। महम फर्स्ट एड किट से मरहम निकाल कर आई और इसके पास बैठकर इसके स्वेले हुए चेहरे पर लगाने लगी थी। इसकी उंगलियों की नरमाहट पर हसन ने आंखें मीच ली थी। शर्ट उतारो। क्या? महम ने घूरा इसकी आंखें फाड़ने पर। जब हसन ने मुस्कुराहट दबाए शर्ट उतार दी और उल्टा लेट गया। इसकी कमर पर अहमर के मुख की वजह से लाल और नीले धब्बे थे। महम जो सोच रही थी कि मना कर देगा, पर वो इतनी जल्दी कहने पर अमल भी कर गया था। वो कपकपाते हाथों से मरहम रखने लगी थी। इसकी उंगलियों की कपकपाहट पर वो महसूस कर सकता था। महम के माथे पर पसीने की नंधी बूंदें चमकने लगी थी। दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी थी कि वो घबरा कर जल्दी से उठी और बाहर भाग गई। हसन इसके यूं जाने पर गहरा मुस्कुराया था। काली हुडी पहने कोई बड़ी फुर्ती से अंदर आया था। घर वीरान पड़ा था। इसके अंदाज के मुताबिक कोई भी मौजूद ना था, वो भी नहीं। मिचेल हर कमरा खोलकर एक एक चीज चेक कर रहा था, जहां इसे पता चलता था कि महम के साथ और कौन शामिल है और इनकी फैमिली कौन है या इसके दोस्त कौन है। सबसे पहले वो इसके दोस्तों के बारे में जानना चाहता था कि वो हैं तो इसके दोस्त, पर जरूर इसके साथ शामिल होंगे जिनका कोई नंबर, एड्रेस, तस्वीर या कोई क्लू ही से मिल जाए। इतना तो इसे पता चल गया था कि महम अपनी खाला के पास रहती थी जिसकी डेथ हो गई है। वो सारे कमरे तलाश कर चुका था, पर कोई ऐसा सबूत या सिरा हाथ नहीं लगा था। अब एक ही कमरा रह गया था। वो बगैर आवाज कदम जमीन पर रखता इसके कमरे में आया। आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो खुलता चला गया। कमरे में अंधेरे में डूबा हुआ था, पर बाहर से आती रोशनी इसमें हल्का सा उजाला कर गई थी। इसने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशनी में नहा गया, पर नजर जैसे सामने कुर्सी पर झूलते शख्स पर पड़ी तो वहीं चामद हो गया। कुर्सी पर बैठा वो स्याह लिबास में, चेहरे पर मखसूस मास्क पहने, हाथ में कीलमा आला घुमाता सुकून से बैठा सामने खड़े मिचेल को देख रहा था। मिचेल को देर नहीं लगी थी जानने में। इसी लम्हे में पिस्टल सामने बैठे शख्स पर तानी, जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी कि इसे ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जब इसके कीलमा आले को रफ्तार से फेंका कि इसकी तेज धार सुई मिचेल के बाजू में पेवस्त हुई। हमला इतना अचानक हुआ था कि मिचेल की चीख बुलंद हुई थी। पिस्टल हाथ से नीचे गिरी थी। खून तेजी से बाजू से निकलकर फर्श पर गिर रहा था, जबकि वो आला इसकी बाजू की गहराई में अंदर तक फंसा हुआ था। जब भी उठा के हाथ की हथेली कुछ दूर कर पूरी ताकत से इसे माथे पर मारी थी कि मिचेल चकराते सर से नीचे गिरा था, जबकि अहमद ने भारी बूट इसकी कनपट्टी पर मारकर मुकम्मल बेहोश किया था।
اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا. اسے میچل سے ہم کلام ہونا پسند نہ کیا تھا، نہ ہی اسے موقع دیا تھا کہ وہ اس کو گھسیٹتے. جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی خاموشی سے وہاں سے لے کر چلا گیا. ہمدانی ہاؤس میں سب دورانی مینشن موجود تھے سوائے شہلا زہیب کے. زہیب کے حکم کے مطابق شہلا کو کہیں بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا. اس میں جاذب جواد صاحب کی بھرپور حمایت شامل تھی. دوسرا، زہیب کی کرم نوازی سے شہلا بخار میں مبتلا ہو چکی تھی. باقی فواد صاحب، جواد صاحب، ان کی بیگمات اور ان کے جاذب میاں آئے ہوئے تھے. دوسری جانب شاہ بلّہ سے سمیر، شاہ، سجل اور سومی آئے ہوئے تھے. سمیر، شاہ، سجل کا پہلی بار ان کے گھر آنا ہوا تھا. سمیر ٹف روٹین میں سے اپنوں کے لیے اتنا ہی وقت نکال کر برہان کے اسرار پر آیا تھا. ایک دو بار برہان درانی اور سمیر شاہ کی ملاقات ہوئی تھی. باقی احمد درانی کا تو سالہ تھا. یہ بات یہاں صرف حسان ماہم ہی جانتے تھے. اس وقت مینشن میں سب دوست، احباب اور نئے پرانے رشتہ دار موجود تھے. وہیں حسان اور ماہم بھی موجود تھے. تو حسان کے موم ڈیڈ بھی آئے ہوئے تھے کہ آج بجہا صاحب نے ان کو خاص بلایا تھا. ماہم کے سلسلے میں بات کرنا تھی. زرش، سجل اور ماہم کچن میں موجود کھانا تیار کر رہے تھے، ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے. باقی سب لانچ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. سب کی آج مینشن میں دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. سمیر کو دیکھ جاذب بھیگا بلا بنا بیٹھا تھا کہ سمیر ڈائریکٹ دماغ کا تھا کہ جس کا کسی بھی وقت میٹر شارٹ ہونے کا خدشہ درپیش تھا. مبادہ اس کی ذرا سی غلطی خود پر بھاری پڑ سکتی تھی. سمیر بنا کسی کا لحاظ کیے اس کی مرمت کر ڈالتا ہے، اس لیے وہ جھرجری سے لے کر حسان سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا. جبکہ سب بڑے برہان زرش کے بلیمے کی ڈیٹ فکس کر رہے تھے. ان کے ساتھ برہان اور سمیر کے بھی رائے لی جا رہی تھی کیونکہ وہ بڑے تھے، جبکہ احمد، حسان، جاذب، سومی ان سے تھوڑا دور اپنی باتوں میں مگن تھے، جن میں زیادہ سومی کی توتلی زبان پر پیاری پیاری باتیں سنی جا رہی تھی. تبھی زرش، سجل اور ماہم وہاں آئی اور کھانا لگ جانے کی اطلاع دی. میں چاہتا ہوں کہ برہان زرش کے ولیمے کے ساتھ شہلا زہیب کی بھی ساتھ ولیمے کی تقریب کر دی جائے. یہاں بیٹھے سب نفوس پر پل میں سکتہ طاری ہوا تھا. زرش اور سجل حیران پریشان سی اپنی فیملی کی طرف دیکھنے لگی. اسی لیے تو زہیب نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی اداس شکلیں کیسے دیکھے گا. اسے بہت برا لگے گا، پر اب کیا ہو سکتا تھا. وہ دونوں کچھ نہ بولی، بس دیکھتی گئی. جب فواد صاحب نے سب کے دل میں اٹھتے سوال کو جواب دے ہی ڈالا. پچھلے ایک ہفتے پہلے زہیب اور شہلا کا نکاح ہوا ہے، رخصتی بھی. بھائی صاحب کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی. ان کی خواہش پر ہمیں یہ نکاح یوں جلدی جلدی کرنا پڑا کہ کسی کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا. وہاں بیٹھے سب نفوس جانتے تھے کہ جواد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہے، تب ان کی مجبوری سمجھ کر اس طرح لاگے تھے. جبکہ دونوں بیٹیاں ان سے سخت ناراض تھی. کم از کم ان کو تو بتا دیتے، وہ تو اپنے بھائی کے نکاح میں شامل ہو جاتی. باقی سب جواد صاحب کی حالت سمجھتے تھے، اس لیے مزید کوئی بات نہ کی. جب وجاہت صاحب نے حسان کے ماں باپ کو بتایا کہ ماہم کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی رخصت کریں گے، اب سے ماہم ان کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی. حسان کا تو زور کا جھٹکا لگا اس بات پر. ابھی تو ہماری لو سٹوری شروع ہونے جا رہی تھی اور سسر صاحب ویلن کا کردار نبھانے آگے. حسان شوق میں بڑبڑایا جب احمد اور جاذب کا کہکا گونجا کہ وہاں بیٹھے کھڑے نفوس کی گردنیں مکانی انداز میں ان کی طرف گھومی. جبکہ حسان بیچارہ سب کے یوں دیکھنے پر گڑبڑا گیا. کیا ہوا برخوردار؟ وجاہت صاحب احمد کے کہکے لگانے پر بولے. ڈیڈ، مانا کیا موویز دیکھتے ہیں اپنے سپوت کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے، پر حسان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ احمد سب کے بیچ دان نکالتا باپ کو چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا. اسے حسان کی حالت مزہ دے رہی تھی. کیا مطلب؟ وجاہت صاحب نے گھورا، جبکہ سمیر بھی گھور ہی رہا تھا. اس کا غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا. احمد نے سمیر کو دیکھ کر آنکھ بھی کیکے سے تپانے میں مزہ آتا تھا. ساتھ ہی باپ کی جانب نظریں گھمائی. ڈیڈ، مطلب یہ کہ حسان آپ کو ویلن کہہ رہا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں بیٹھے سب پہلے حیران ہوئے، پھر بات کا مطلب سمجھ کر بے ساختہ کہکے لگا اٹھے. محفل زعفران ہو اٹھی تھی. نہیں نہیں انکل، حسان شرمندہ سا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے بیٹا جی، تو پھر ہم آپ کو ان کے ولیمے پر رخصتی دے دیتے ہیں، وجاہت صاحب نے کہا. جب بھی احمد کے کان کھڑے ہوئے اور سمیر کو دیکھا، جیسے کہا ہو کہ اگر ماہم اس کو ملی ہے تو سمجھ لے وہ بھی مولانی کی رخصتی کروا چکا ہے. جبکہ سمیر اس کی رگ رگ سے واقف تھا. اس کے دیکھنے کے انداز ہی سے سمجھ گیا تھا ایکسٹرا دماغ کا سوچ رہا ہے. نہیں ڈیڈ، ایسا نہیں ہوگا. میری بہن کچھ دن اپنے بھیا بھابھی جی اور ڈیڈ کے ساتھ رہیں گی. جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی، نو رخصتی.
احمد فیصلہ کن لہجے میں بول کر ماہم کے پاس کھڑا ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنا احساس دلایا تھا۔ اسے صدمہ لگا تھا کہ حسان کی شادی ہو گئی تو وہ پیچھے رہ جائے گا، پر چلاک لومڑے کے پاس ملانی تھی۔ حسان بیچارے کے راہ میں روڑے ڈکانے لگا تھا۔